हमारी हस्ती मिटाने की चाहत में न जाने कितनों के वजूद मिट गए। ये बात कल जब मैच खत्म हुआ तब इरफान पठान ने कमेंट्री बॉक्स से कही और लगभग वैसा ही सिचुएशन पूरे देश में, वैसे ही हालात थे। हमने देखा कि ट्विटर पर बमबारी थी जसप्रीत बुमराह के इस वाले एक्शन की, जब उन्होंने फ्लाइट लैंड करवा दी थी हरीश राउफ की, और हरीश राउफ ही वो खिलाड़ी निकले जिनको सबसे ज्यादा इस टूर्नामेंट में ट्रॉल किया गया, जिन्होंने सबसे ज्यादा इशारेबाजी की। निसंदेह इस वक्त खुशी का माहौल है और पोस्ट मैच एनालिसिस हम कर रहे हैं, लेकिन बात शुरू यहां से करेंगे। हमारे साथ हैं वीपी हमारे प्रभात खबर के क्रिकेट एक्सपर्ट विजय बहादुर जी, आपका स्वागत है। कि भले 19 और 25, 19 और 50 का फर्क था, लेकिन कल के मैच में पानी पिला दिया था पाकिस्तान ने। देखिए, हम लोगों ने पहले भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। पहले तो मैं देखिए हरीश राव को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे लगता है हरीश राव जो है पाकिस्तान में जो है हिंदुस्तान के मित्र हैं। अच्छा, ये कैसे? आप देखिए कि इससे पहले जो एपिक मैच जो हुआ था जिसमें विराट कोहली को 2 छक्का लगाया था, 13 रन 3 गेंद। हाँ, तो उस मैच में भी जो एक सामने छक्का लगा, जो स्क्वायर लेग के ऊपर छक्का लगा, यही गेंदबाज था। और कल के मैच में भी आपने देखा होगा कि हरीश राव के दूसरे ओवर में 17 रन का जो स्कोर हुआ, उसके बाद मैच जो है एक तरफा मोटा मोटी हो गया था। तो मुझे लगता है कि हरीश राव भले वो राफेल उड़ा रहे हों या जो उड़ा रहे हों, और आपने देखा उनके राफेल गिरने के जो अंदाज पर अमूमन शांत रहने वाले जसप्रीत बुमराह भी इस बार उन्होंने भी उनका जो लैंड जो उसको गिरा दिया कि भाई डाउन हो गया बोल्ड होने के बाद। तो सबसे पहले तो राव को धन्यवाद, किसी तरह से आप गेंदबाजी करते रहें और हिंदुस्तान को जिताते रहें। अब रहा कि मैच को लेकर जो आपने कहा कि कल दिल की धड़कनें बढ़ गई। देखिए आखिरी ओवर के मुझे लगता है उस दूसरी गेंद पे जो छक्का लगा है तिलक का, तब तक अश्योर नहीं था। देखिए वो चूंकि मैंने आपको पहले भी कहा है कि इंडियन माइंडसेट है, या कोई भी चीज जब हमारे पक्ष में हम देखना चाहते हैं तो दिल की धड़कनें बढ़ी रहती है तब तक जब तक वो चीज हमारे पास आने जाता। अदरवाइज आप देखिएगा कि देखिए इस पूरे मैच को अगर आप डिवाइड कीजिएगा, मैच का जो पहला हिस्सा था, जब टॉस हुआ, इंडियन टीम ने फील्डिंग लिया, 10 ओवर और 100 रन के ऊपर तक जब तक पाकिस्तान की टीम थी, पूरा मैच जो है पाकिस्तान अच्छे तरीके से खेल रहा था। साहिबजादा फरहान और फखर जमान, लग रहा था कि सूर्या की गलती है कि उन्होंने अर्शदीप को बाहर किया। हाँ, तो आप इस वो लगभग 12-13 ओवर का मैच जो था पाकिस्तान के हिसाब से चला। 84 पर कोई विकेट नहीं था, और 100 मुझे लगता है अंतिम जो 8 विकेट जो है, मुझे लगता है 33 रनों पे मुझे लगता है वो गए हैं जी। तो वो पूरा जो उससे पहले जो पाकिस्तान की टीम अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी, उसके बाद टीम इंडिया ने वापसी की, और इनिशियली जो 5 ओवर का जो मैच हुआ, अब भारत जब 20 रन पे 3 विकेट हो गए, ये 2 फेज मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अच्छे रहे। अदरवाइज 20 रन पे 3 विकेट के बाद अगर पूरे मैच को आप अगर देखें, कहीं पर मुझे तो टीम इंडिया ऐसा नजर नहीं आया कि बहुत परेशानी में हो। ठीक है, एक रन है, चेस करना है। एक जरूर था कि जो संजू सैमसन का कैच छूटा, अगर उस समय कैच वो पकड़ लेते तो शायद थोड़ा मैच और टसल वाला होता। अदरवाइज आप अगर देखिएगा तो भारतीय टीम ने बहुत स्मूथ तरीके से ये मैच जीता है। 20 रन पे 3 होने के बाद जिस तरह से चीजें गाड़ी हमारी आगे बढ़ी, मुझे लगता है कन्विंसिंग विक्ट्री टीम इंडिया ने। अंतिम 8 बल्लेबाज हमने खिलाए थे इस मैच में। हमारे पास स्पेशली सिर्फ 3 गेंदबाज, मोहम्मद नहीं है, हमारे जसप्रीत बुमराह, और हमारे साथ में कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती। इसके अलावा तो हमने 8 बल्लेबाज खिलाए थे। अक्षर पटेल काम चलाऊ गेंदबाज है फिलहाल, अभी जो दिखाई दे रहा है शिवम दुबे काम चलाऊ। 8 बल्लेबाजों के क्रम में 146-147 रन का स्कोर चेज करने के लिए 19.4 ओवर तक गेम का चलना। देखिए वो भारतीय बल्लेबाजी का दमखम तो नहीं दिखा। नहीं, दमखम पूरा था। देखिए हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि अंतिम ओवर तक मैच गया, लेकिन देखिए अंत में क्या मायने रखता है? अंत में मायने रखता है कि आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं। आप देखिए कि जब तिलक वर्मा आए, और तिलक वर्मा ने इनिशियली जो उनका जो स्ट्राइक रेट था, आपने देखा होगा कि वो 100 के आसपास का था। चूंकि लक्ष्य इतना बड़ा नहीं था कि आपको बहुत जल्दी एक्सेलरेट करना है, इसलिए भारतीय टीम ने बहुत ही तरीके से इनिशियली उन लोगों ने श्योर किया कि कम से कम 10-12 ओवर तक इंडियन टीम की कोई विकेट नहीं गिरे। जब विकेट नहीं गिरा, उसके बाद ये श्योर हो गया कि अब आपके पास 7 बल्लेबाज हैं, कम से कम
5 जो स्पेशलिस्ट बल्लेबाज आपके पास हैं, तो आप यहां से थोड़ा रिस्क भी अगर आप ले सकते हैं तो आप मैच आराम से जिस समय चाहेंगे आप मैच खत्म कर सकते हैं। देखिए एक बात ये बताएं कि बड़े मैच, इसको कल वाले मैच को बड़ा मैच, 41 साल बाद एशिया कप के फाइनल में भारत पाकिस्तान का मुकाबला, थोड़ा थोड़ा सुगबुगाहट तो थी एक ऐसे समय में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जब पहलगाम अटैक हुआ था, किसी सूरत में इंडिया हारने की मूड में तो नहीं थी। ऐसे बड़े मैच में अभिषेक शर्मा का इतनी जल्दी आउट होना, देखिए मैं बताऊं कि ये अभिषेक शर्मा हो या इस तरह के जो भी नए खिलाड़ी जो बहुत टैलेंटेड है, उनके लिए भी एक लर्निंग प्रोसेस है कि हर दिन आपके लिए एक जैसा नहीं हो सकता है। पोस्ट मैच मैंने एक कमेंट्री देखा सुनील गावस्कर अपने आप में उनकी जो बातें होती है बहुत ही वैलिड है, बहुत राइट। तो उन्होंने कहा कि आप चौका छक्का लगा रहे, आपके खेलने का तरीका वो है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा कभी कभी आपको थम के खेलने का भी तरीका आना चाहिए, राइट। आप रिस्क लीजिए जब जरूरत है, लेकिन जब बहुत ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं तो थोड़ा थम के, रिस्क थोड़ा कैलकुलेटेड हो तो बेहतर हो। देखिए आप एक समझिए पूरे मैच में, कल के मैच में मैच बिल्कुल एक तरफा होता, लेकिन कहीं ना कहीं जो 20 रन पे 3 विकेट गए। हाँ, तो जो शॉट था शुभमन गिल का फहीम अशरफ की गेंद पर, उन्होंने एक गेंद पहले ही चौका लगाया था, फिर से वो आगे आए, आगे आकर के उन्होंने मिस हिट किया और सामने वो लोग, देखिए शुभमन गिल हो, सूर्य कुमार यादव हो, अपने आप में ये बहुत बड़े नाम है, बहुत बड़े बल्लेबाज है। कल आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिकली फहीम अशरफ को गेंदबाजी में लगाया। उनकी आप देखिए मैच में क्या हुआ, इंडियन टीम ने भी जब उनका पेस अटैक जो है खत्म हो गया। इनफैक्ट आपको मैं बताऊं कि बुमराह के अलावा जो शिवम दुबे है, उनकी भी गेंदबाजी 120-25-30 के अंदर में ही रहती है। तो जो कल का जो पिच था वो कहीं ना कहीं धीमी गेंदों के लिए सुटेबल था, इसलिए आपने देखा होगा फहीम अशरफ को शुरुआत उन्होंने देखा वो थोड़ा स्लो गेंद डाल रहे थे। हाँ, 115, 120, तो उस गेंद पे देखिए जब आप गेंद तेज आती है तो आपके पास आप बल्ला चलाते हैं, गेंद चली जाती है, लेकिन जब आपको गेंद फंस रही है वैसे समय में, और आप देखिए आपके तीनों बल्लेबाज अभिषेक शर्मा हो, सूर्य कुमार यादव हो या शुभमन, आप देखिएगा उन लोगों ने खींच के जो है गेंद को खींच कर मारने की कोशिश की, ऑफ साइड के बाहर गेंद है, बाहर की गेंद को मारना। तो उसमें क्या मिस टाइम हुआ। इनफैक्ट मैं बताऊं संजू सैमसन भी जो कल आउट हुए, मैं आर अश्विन का एक एनालिसिस देख रहा था, उन्होंने कहा कि देखिए जब आईपीएल में आप खेलते हैं तो फ्लैट पिचे होते हैं, ऑफ साइड के बाहर जब गेंदें होती है आप मिस टाइम भी करते हैं तो गेंद निकल जाती है। आप देखिए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर संजू सैमसन बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन कल आप देखिए बाहर की गेंद थी, उन्होंने मारने की कोशिश की, गेंद थोड़ा रुक के आई, थोड़ा बाउंस किया, मिस टाइम हो गया। आपने उसको देखा होगा कि कवर के आसपास में वो कैच हो गए। तो कल की जो पिच थी बेसिकली उसमें थोड़ा आपको धैर्य के साथ खेलना था, और जब आपको लगे कि नहीं अब धैर्य के साथ साथ थोड़ा अग्रेसर, और टीम इंडिया ने बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से ये काम किया। पहले संजू सैमसन थोड़ा लकी भी रहे, एक उनको जीवनदान मिला, उसके बाद शिवम दुबे ने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, उन्होंने एक्सेलरेट किया। और मैं बताऊं मैच तो पहले ही खत्म हो गया होता अगर जो उन्होंने हिट किया था जिसपे वो सईद अफरीदी ने कैच लिया बाउंड्री पर, वो छक्का चला तो एक ओवर पहले ही मैच शायद खत्म हो गया होता। तो मुझे लगता है कि टीम इंडिया की ताकत देखिए, आप देखिए इस मैच में आपके तीनों बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा इस मैच से पहले पूरे इंडियन टीम के स्कोरिंग का लगभग 40% खुद बना रहता, अभिषेक शर्मा ने बनाया। मतलब एक खिलाड़ी का इतना बड़ा डोमिनेंस था। शुभमन गिल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, पहले मैच के बाद सूर्य कुमार यादव अच्छा नहीं खेल पाए हैं। 3 बल्लेबाज आपके चले गए, हार्दिक पांड्या इस टीम में नहीं थे। उसके बाद भी टीम इंडिया ने बहुत तरीके से 5 विकेट से ये मैच जीत लिया। मेरे हिसाब से देखा है कि एक खिलाड़ी है भारतीय टीम में, नई वाली टीम में, जब कभी आपदा होती है सिर पे, जब कभी भी कठिनाई में मैच फंस जाता है, तब उस मैच को लेकर के, इवन आईपीएल के मैच में हम लोगों ने फाइनल वाले मैच में देखा कि तिलक वर्मा जब जरूरी होता है तब खेलते नजर आते हैं, धीमी शुरुआत करते हैं, आखिर में जाके अपने आप को तेज करते हैं। उस खिलाड़ी के लिए मैं चाहूंगा कि आपके जहन में क्या आता है कि कैसे खिलाड़ी हैं वो। देखिए अभिषेक आपको तिलक वर्मा जब टीम में आए तो उनके खेलने का तरीका, बैट का फ्लो आईपीएल में भी अच्छा नजर आता था, आता है। लेकिन जो सबसे जो मजबूत
या अलग उनको जो बना रहा है, मुझे लगता है कल की बल्लेबाजी मुझे कमोबेश मुझे महेंद्र सिंह धोनी की उन्होंने याद दिला दी कि कैसे सिंगल डबल लेना है, खराब गेंदों को हिट करना है और अंत में कैसे मैच फिनिश करना है। ये देखिए इन्होंने सिर्फ इस मैच में नहीं किया, इस मैच की इससे पहले भी आपने कुछ मैचेस देखे होंगे। मैंने देखा है कि तिलक वर्मा बहुत ही तरीके से खेलते हैं, शुरुआत में स्ट्राइक रोटेट करते हैं। राइट। दूसरा मैंने उनको देखा है कि स्क्वायर लेग के आसपास एक भरोसेमंद फिनिशर के तौर पर आप वो उभर रहे हैं। और देखिए आप कितने भी बड़े टैलेंट हैं, आपका जो टेस्ट होता है वो उस समय होता है कि आप करंट सिचुएशन में आपका टेम्परामेंट, आपका माइंडसेट क्या है। तो उस मामले में मुझे लग रहा है कि तिलक वर्मा ने अपने आप को साबित कर दिया। और एक जो हमारे मन में चिंता रहती थी कि महेंद्र सिंह धोनी के बाद कौन आदमी जो मिडिल ऑर्डर में गेम मैच को जो डीप ले जाकर जिताने की क्षमता रखता है, और खासकर अभी पोस्ट विराट कोहली। कल भी हम लोग विराट कोहली को याद कर, मैंने कमेंट्री में सुना किसी ने कहा कि देखिए इसी स्थिति में विराट कोहली मैच लेके आखिर तक ले आते हैं, और कल के मैच में मुझे लगता है तिलक वर्मा ने भी वो काम किया है। एक शख्सियत है, उनकी चर्चा करना बड़ा जरूरी है, मोहनीश नकवी नाम है उनका। तो वो साहब ने क्या किया कि मैच के आखिर में जो मेडल दिए जाते हैं खिलाड़ियों को और जो ट्रॉफी मिलनी थी एशिया कप जीतने की, तो उसको उनके ऊपर आरोप है कि वो लेकर के वहां से फरार हो गए, और आपने देखा होगा कि सेलिब्रेशन बिना ट्रॉफी के करना पड़ा। ऐसा कोई वाकया याद आता है आपको, पहले कभी ऐसा हुआ हो? ये किस तरह की मानसिकता है? देखिए ये तो मुझे लगता है कि पहला ऐसा मुकाबला मैंने देखा है कि जीती हुई टीम ने ट्रॉफी नहीं लिया, ट्रॉफी गायब में उसको ऐसे ऐसे करके लेकर के उन्होंने वो जो जी उसके बाद आपने देखा होगा कि जो रनर का जो चेक मिला, आगा ने सलमान आगा ने उसको फेंक दिया। तो मुझे लगता है देखिए गेम के स्पिरिट के लिए तो ये अच्छी बात नहीं है। देखिए एक बार मैच आप जब खेल रहे हैं, तो मैंने पिछले बार भी कहा कि ठीक है एक दोनों देश के जो इस तरह के संबंध हैं, एक इंडियन के रूप में लगता है कि भाई पाकिस्तानियों को हराना है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं चैलेंजिंग भी, कहीं ना कहीं हम एक एडिशनल प्रेशर अपने ऊपर भी ले लेते हैं कि भाई मैच ठीक है पाकिस्तान की टीम कमजोर है, लेकिन खेल में कुछ भी समझिए दिन आप ऐसा हो कि कहीं आप फंस गए या मैच हार गए, उस दिन आपके लिए बहुत, देखिए पाकिस्तान की टीम जी पाकिस्तान की टीम कमजोर है, वो रोज हारेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्योंकि पूरी दुनिया ने मान लिया कि पाकिस्तान की टीम कमजोर है। लेकिन आप जब अगर मजबूत हैं, जिस दिन आपका एक बुरा दिन आएगा उस दिन दूसरों के लिए सेलिब्रेशन के लिए बहुत बड़ा अवसर बन जाएगा निसंदेह। एक चूंकि पूजा का समय है, आज सप्तमी अष्टमी के दौर से हम गुजर रहे हैं, सिंदूर खेला बड़ा पॉपुलर है यहाँ पे, और ऑपरेशन सिंदूर हुआ और कल कहा गया कि सिंदूर खेला हो गया। इस पर एक टिप्पणी आपसे जरूर लेंगे, लेकिन मुझे ख्याल आता है 1996 का वर्ल्ड कप, उस वर्ल्ड कप में भी भारत पाकिस्तान का मैच पूरा नहीं हो पाया था संभवतः, और ऐसी स्थिति बनी थी, उसके बारे में कुछ मेमोरी आपको ख्याल है? देखिए सबसे पहले तो मैं चर्चा करना चाहूंगा कि कुलदीप यादव की गेंदबाजी। देखिए हम लोग कुलदीप यादव इस पूरे टूर्नामेंट में कुलदीप यादव ने 7 मैच में 17 साबित हुए हैं। 7 मैच में उन्होंने 17 विकेट लिए हैं, और उनके साथ साथ वरुण चक्रवर्ती ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। तो मुझे लगता है कि जो एक अश्विन और जडेजा के बाद जो एक स्पिन ड्यू की जो हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती शटल होते नजर आ रहे हैं, और अक्षर पटेल एक ऑलराउंडर के रूप में टीम में अच्छी भूमिका निभाते हैं जडेजा वाली जगह। और खासकर मैं देखा, देखिए एक तो दुनिया में रिस्ट स्पिनर बहुत कम है, और जिस तरह से रिस्ट स्पिन को लेकर धीरे धीरे अपने कुलदीप मास्टरी कर रहे हैं, अपने आप में उनकी गेंदबाजी बहुत बेमिसाल। आप देखिए पाकिस्तान की टीम को रेडी नहीं कर पा रही है। इनफैक्ट मैं बताऊं कि मैं किसी पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम लोगों को पता है कि हर मैच में कुलदीप यादव को हम नहीं खेल पाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम उसकी स्ट्रेटजी प्लान नहीं कर रहे हैं। तो कुलदीप यादव कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एक मिस्ट्री बने हुए हैं, और उसके साथ साथ वरुण चक्रवर्ती की जिस तरह गेंदबाजी है, तो इन दोनों का भी रोल बहुत ही मुझे लगता है इस पूरे मैच में इंपॉर्टेंट रहा है। और आपने कहा जैसे सिंदूर खेला का जो मसला बोला, 96 का जो मुकाबला हुआ था, मुझे लगता है श्रीलंका के साथ में, श्रीलंका के साथ सेमीफाइनल कोलकाता में था, और हम सबको मुझे लगता है कि वो तस्वीर याद है कि इंडिया चेस कर रही थी, सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी कर रहे थे, मैच एक तरफा लग रहा था, अचानक से सचिन तेंदुलकर आउट होते हैं,
वो पिच जो आसान लग रही थी, गेंद घूमने लगती है और एक एक बल्लेबाज भारत के पवेलियन जाने लगते हैं, और उस पूरे मैच में विनोद कांबली का रोना हम सबको याद है कि कैसे एक दूसरे छोड़ पाओ। उसके बाद आपने देखा होगा ग्राउंड पे दर्शकों ने अगजनी कर दिया था। अगजनी की तस्वीर, विनोद कांबली के रोने की तस्वीर, ये सब कुछ हमारे जेहन में, जिसमें मैच पूरा ताजा है। हाँ, तो ताजा है। ये बात मैंने इसलिए छेड़ी क्योंकि अभी जो आप बात कह रहे थे कि जिस दिन हम थोड़े कमजोर पड़ने लगेंगे उस दिन भावनाओं को संभालना मुश्किल होता है, और उन भावनाओं में हम वो मैच भी हार जाते हैं। उस वर्ल्ड कप से हम बाहर हो गए थे, या किसी बड़े मैच में हम लोगों को कोई बड़ा अजीब सा रिजल्ट मैच का देखने को मिल जाएगा ड्यू टू कि भावनाओं को हम देखिए, ये तो खेल है ना जनार्दन जी, ये खेल है। आप कितने भी बड़े बल्लेबाज हैं, आप मिस टाइम कर सकते हैं। आप कितने बड़े गेंदबाज हैं, किसी ने बल्ला चलाया, आपको छक्का लग सकता है। तो सामने वाला कोई जरूरी नहीं है कि वो बराबरी का हो। और खासकर T20 में जहां 120 गेंदें हैं और फटाफट क्रिकेट होता है, एक दिन किसी का अच्छा दिन आया, बल्ला चलाया, या उसने ऐसी गेंदबाजी कर दी, आपने खराब बल्लेबाजी कर दी, खराब गेंदबाजी कर दी, तो वो उस दिन खेल पलट सकता है। राइट। तो उस दिन के लिए भी हमें तो इसलिए देखिए, भावनाओं को हम लोग रखें, क्योंकि एक इमोशनल अटैचमेंट रहता है कि भावनाओं का अतिरेक कभी कभी बहुत नुकसान करता है। तो भावनाओं के अतिरेक से मुझे लगता है कि खेल को खेल रहने दे, उस अतिरेक से बचना चाहिए, अपने बचना चाहिए। एक सवाल आता है कि एक गॉड्स प्लान कहा गया कमेंट्री बॉक्स से कि पूरे के पूरे एशिया कप में एक क्रिकेटर को मौका नहीं मिला खेलने के लिए। ऑल ऑफ सडन एशिया कप के ठीक पहले वाले मैच में, जो कि बहुत जरूरी मैच नहीं था, भारत ऑलरेडी फाइनल में आ चुका था, लेकिन उसमें एक जरूरी बॉलर हमारे और खास तौर पे हमारे ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो जाते हैं और एक खिलाड़ी को मौका मिलता है, और ऐसे समय में वो फील्ड में आते हैं फाइनल में, जब उनके पास पहली गेंद खेलने के लिए मिलती है और वो विजयी चौका लगाते हैं। रिंकू सिंह किस तरह के खिलाड़ी आपको लगते हैं, और जो कल उन्होंने टेम्परामेंट दिखाया वो क्या था? देखिए, रिंकू सिंह को हम लोगों ने आईपीएल में उनका जलवा देखा है, और कुछ बाकी मैं 2020 के मैच में उनका जलवा हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। देखिए, वो फिनिशर के रोल में बेहतर खिलाड़ी हैं। मसला भारत के साथ जो है, या ऐसे कहेंगे अच्छी बात है कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में भी चर्चा किया था कि एक एक पोजीशन के लिए 3-3 लोग दावेदार हैं। सवाल ये नहीं है कि आपके पास खिलाड़ियों की कमी है। आज के दिन में जो हमारे पास क्या हो गया, सेटअप एक जो होता है ना कि भाई आपके पास एक पोजीशन के लिए 3 खिलाड़ी हैं। राइट। तीनों एक दूसरे के मुकाबले कोई कमजोर नहीं है, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम में, उस पर्टिकुलर मैच में पिच कंडीशन के हिसाब से या टीम कॉम्बिनेशन के हिसाब से, ओपोनेंट के हिसाब से उस दिन कौन सा खिलाड़ी शूट करेगा, तो उसी को खेलने का मौका मिलता है। अब देखिए, इससे पहले जो भारतीय टीम अभी दौरे पे थी, इंग्लैंड के दौरे पे, आप देखेंगे पूरे टूर्नामेंट में या पूरे सीरीज में कुलदीप यादव को खेलने का मौका नहीं मिला। तो चूंकि जो खेल रहे थे वो इतना अच्छा खेल रहे थे, या कॉम्बिनेशन में कोई जगह वहां पे क्या था कि टीम इंडिया को अपनी बल्लेबाजी भी मजबूत रखनी थी, तो वाशिंगटन सुंदर अच्छी बल्लेबाजी करते थे, तो उनको मौका मिला। जडेजा को खेलना था, इतने विकल्प भारत के पास मौजूद तो रिंकू सिंह के साथ भी मसला यही है कि वो अच्छा, उनका जो हम लोगों को, मुझे लगता है कोलकाता केकेआर से खेलते हैं, वो 5 छक्का मुझे लगता है कि उनका, हम सबको याद है कि 5 छक्के का हारा हुआ मैच उन्होंने जिता दिया था। तो वो एक फिनिशर के रूप में मुझे लगता है कि आज के दिन में जो अच्छी बात लगती है टीम इंडिया में, छोटे छोटे जगह से जो लोग निकल के बाहर आए हुए हैं। यूपी के आपको रिंकू सिंह हैं जी, तो इन सब जगह से जो लोग कहीं ऊपर जाते हैं, आप ये समझिए कि बहुत घस कर, जिसको बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं कि घस के आना, माने जूता खियाना जिसको बोलते हैं ना हम लोग, ऐसे जो कोई ऐसा नहीं है कि इन लोगों को सब कुछ बना बनाया मिल गया। तो बहुत बेहतरीन बात सर, छोटे जगह से जो लोग आते हैं, तो आपको टैलेंट के मामले में या परफॉर्मेंस के मामले में सिर्फ 19-20 के फासले से आप अपने आप को साबित नहीं कर पाएंगे। वहां आपको 22 होना पड़ता है, तब जाके मौका मिलता तो आपको मौका मिलता है। कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए झारखंड से निकलकर वहां जाता है, एक उत्तराखंड से निकल के जाता है, यशस्वी जायसवाल कोई गुपचुप बेचकर आता है, तो आप समझिए उस खिलाड़ी का जो टैलेंट है
जो और लोग हैं उनसे मुझे लगता है 22 हैं, तब उस पोजीशन पे वो आ पाते हैं। मौका मिलता है। आखिरी सवाल आपसे लेंगे इसमें, पाकिस्तानी टीम की भी बात करनी चाहिए और उनके कोच की काफी तारीफ मैंने देखा कि लोग कर रहे थे कि एक टीम ऐसी जो थोड़ी सी डामाडोल और कमजोर दिखाई दे रही थी, भारत के सामने तो कहीं नहीं दिख रही थी, लेकिन कल के मैच में उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया और जम करके पूरा मुकाबले में आखिर तक वो बने रहे। निसंदेह बीच के थोड़े से ऐसे समय थे जब लग रहा था कि मुकाबला पूरा एक तरफा है, लेकिन उनके बॉलर चाहे शाहीन शाह अफरीदी हो, फ़हीम अशरफ हो, बीच में चाहे समय अयूब ने जिस तरह से बॉलिंग की, तो पूरी वो हम कोच को देख भी रहे थे कि जब वो बैट्समैन छक्के लगा रहे थे तो कह रहे थे कि नहीं ऑफ साइड में रखिए, वो बता रहे थे कि अरे गेंद को थोड़ा दूर रखो। तो जो उनकी कोचिंग है या जिस तरह की पाकिस्तान की टीम अभी है, माइक हसन, हाँ हसनन, तो एक बार उस पर आपसे जरूर टिप्पणी लेंगे कि क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान की टीम आपको कुछ बेहतर करते नजर आने वाली है, या आप मानते हैं कि वहां पे क्रिकेट क्षय होता जा रहा है, खत्म होता? देखिए अभी के दिन में तो पाकिस्तानी क्रिकेट में डिटोरेशन दिख रहा है मुझे। मैंने पहले भी चर्चा किया कि दो टीमों को देखकर एक क्रिकेट प्रेमी के रूप में अफसोस होता है, एक पाकिस्तान, दूसरे वेस्ट इंडीज की टीम। कल नेपाल से हार गई थी वेस्ट इंडीज। तो अब उसका रीजन ये नहीं है कि वहां पे टैलेंट की कोई कमी है। प्रॉब्लम क्या है कि देखिए आपका जो आप जो सीड लगाते हैं, तो जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं उस लेवल पे जब तक आप चीजों को नर्चरिंग अगर नहीं कीजिएगा तो आप रातों रात खिलाड़ी पैदा नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान के बारे में हम सब जानते थे कि पाकिस्तानी दुनिया में जो सबसे अनप्रेडिक्टेबल टीम, अभी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, दुनिया की सबसे अनप्रेडिक्टेबल टीम पाकिस्तान से, मैंने 30-40 सालों का मेरा जो अनुभव मैंने देखा कि दुनिया की सबसे अनप्रेडिक्टेबल टीम रही है। किसी अच्छे दिन में वो दुनिया के किसी भी टीम को हरा देगी और किसी बुरे दिन में वो किसी से भी हार जाएगी। लेकिन एक मैं छुटपने में सुनता था कि किसी भी सूरत में शुक्रवार को मैच नहीं पड़ना चाहिए। ये भी हमने सुने हैं। हाँ, तो अब उसमें क्या है कि लेकिन हारने के बाद भी कोई ये नहीं कहता था कि पाकिस्तानी टीम में खिलाड़ी नहीं है। राइट। उन खिलाड़ियों ने बुरा परफॉर्मेंस किया, वो हार गए। आज के दिन में पाकिस्तान में बहुत हल्ला मचा कि भाई देखिए बाबर आजम जो है या रिजवान जो धीमी, उनकी स्ट्राइक रेट बहुत धीमी है, इसलिए 2020 के लिए मुफीद नहीं है। राइट। अब आप उनके कैप्टन जो हैं सलमान अली आगा, मुझे लगता है कि कैप्टनशिप तो छोड़ दी, उनकी टीम में 2020 टीम में उनकी जगह नहीं बनती है। राइट। तो आप समझिए सलमान अली आगा की तरह का जो खिलाड़ी है उस टीम का कैप्टन आज के दिन में है। तो हमने जो दौर देखा, शाहिद अनवर की ओपनिंग हम लोगों ने देखी, हमने शाहिद अफरीदी को खेलते देखा, हमने यूसुफ योहाना, बाद में मोहम्मद यूसुफ, हमने यूनिस खान, इंजमामुल हक, अब्दुल रज्जाक, ऐसी बैटिंग लाइनअप थी कि उससे पार पाना मुश्किल होता था। नीचे आने के बाद उसमें स्पिनर्स रहते थे, चाहे शकलैन मुश्ताक हुए या, और नीचे जो बॉलिंग क्रम था उनके पास वसीम अकरम, शोएब अख्तर को लेकर के रज्जाक भी बॉलिंग करते थे। उससे भी बड़ी बात मैं बताऊं आपको, जो मुझे उस टीम में अच्छी बात लगती थी कि जो एक जूझने का जो जज्बा पाकिस्तानियों में मैंने देखा था कि वो अंतिम समय तक पूरा एक जो जान लगाना, और खासकर हिंदुस्तान के खिलाफ में उनके यहाँ एक माइंडसेट था कि इंडियन टीम से नहीं हारना है। आज मुझे लगता है वो जज्बा मुझे टीम इंडिया में नजर आता है कि भैया, और मुझे लगता है कि पिछले बार भी हम लोगों ने चर्चा किया कि पाकिस्तान में आपने कल पोस्ट मैच देखा होगा, वो फैब्रिकेटेड कहीं और होगा, कहीं टीवी में टूटने की खबर आपने नहीं सुनी होगी, आपने कहीं किसी के सुसाइड करने की खबर नहीं सुनी होगी। पाकिस्तानियों ने मान लिया है कि टीम इंडिया, देखिए मैं अपने जब हम लोगों ने जो ये एशिया कप शुरू हुआ था उस समय भी मैंने उस एपिसोड में भी कहा था कि भारतीय टीम एक ही स्थिति में हार सकती है जब भारतीय टीम खुद को हरा ले। कहने का आशय है कि जब भारतीय टीम बहुत ही खराब परफॉर्म करेगी तभी भारतीय टीम हार सकती है। आज के पाकिस्तानी टीम में वो मादा ही नहीं है कि टीम इंडिया को वो हरा सके। और लेकिन मैं क्रिकेट प्रेमी के रूप में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि पूरे सिस्टम, पूरे पाकिस्तान में जो सबसे अफसोसनाक बात मुझे लगती है कि जो भी कोच बनता है, जो भी मैनेजर बनता है, सेलेक्टर बनता है, पूरे पाकिस्तान के जो पुराने खिलाड़ी हैं ले दे के बोलते हैं ना, एकदम पानी लेके पीछे पड़ जाना कि भाई, हाँ ना, आप देखिए कोई भी हो, रमीज राजा हो, अकीब जावेद थे, एक तनवीर है, उसके बाद अकमल है, दोनों भाई, मोहम्मद आमिर है, इस वसीत अली है, अख्तर भी शामिल होते हैं, अख्तर भी शामिल हैं,
उसके बाद शोएब मलिक हैं, मुसबाहुल हक हैं, वकार यूनुस हैं, जो ये बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने अपने अपने समय में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैं देखा कि वो लोग जब कमेंट्री करते हैं या एक्सपर्ट रहते हैं, मैं देखा कि उनका एक ही जो बेसिक चीजों पर डिस्कशन से ज्यादा वो लोग जिसको मौका, जो कोचिंग कर रहा है मैंने, उसकी पूरी क्रिटिसाइज करते हैं कि इसको हटाना चाहिए। और मैं देखता हूं कि उसी में से जब किसी को मौका फिर मिल जाता है तो उसकी भी गति वही हो जाती है। तो पाकिस्तान में मुझे लगता है ना कि जो एक स्ट्रक्चरली जो पाकिस्तान जैसे इंडियन टीम ने स्ट्रक्चरली जो चेंज किया है, तो पाकिस्तान को आने वाले समय में टॉप 5 टीम में अगर आना है तो पाकिस्तान के पूरे सिस्टम में, क्रिकेटिंग सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत करना पड़ेगा। 2007 का T20 वर्ल्ड कप था, भारत और पाकिस्तान का ही फाइनल मैच हुआ था और उसमें हमें याद है कि मिसबाहुल हक का वो आखिरी ओवर में कैच हो जाना सेशन के हाथों, तब तक मैच उन्होंने खेला था आखिर में, और आगे चल करके उन्होंने वर्ल्ड कप जीता भी T20 यूनुस खान की कप्तानी में। तब तक वो टीम 2010-12 तक लगता था कि किसी दिशा में आगे बढ़ रही है, उनके खिलाड़ी निकल रहे हैं। लेकिन 2011-12 के बाद से पाकिस्तानी टीम जिस तरह से डिरेल हुई है, पिछले 13 सालों में उस खिलाड़ी उसके यहाँ की टीम की स्थिति बहुत खराब हो गई है। वही वो दौर था जब IPL से, भारतीय जो सबसे बड़ी लीग है पूरी दुनिया में, वहां सभी पाकिस्तानियों को बाहर किया गया था और पूरी टीम ही एकदम से हतोत्साहित, निराश और पूरा उसका मैनेजमेंट खराब दिखाई देता है आज के समय में। फिलहाल एक आखिरी सवाल आपसे ये लेंगे, बतौर क्रिकेट प्रेमी, जिस तरह से हमने देखा कि पहले के समय में कप्तान ढूंढना मुश्किल होता था भारतीय टीम में, सौरव गांगुली होंगे, सचिन तेंदुलकर होंगे, राहुल द्रविड़ होंगे, वीरेंद्र सहवाग होंगे, अगर किसी दूसरे कप्तान को लेकर के जाते भी थे कि सुरेश रैना को कुछ दिन के लिए कप्तान बना दिया तो जिम्बाब्वे से टीम हार जाती थी या आयरलैंड से टीम हार जाती थी, बहुत चुनौती होती थी उसके लिए। लेकिन अब जब हम आज के दौर में खड़े हुए हैं तो हमने देखा कि शुभमन गिल की कप्तानी में हम इंग्लैंड को बराबर कर सकते हैं, कई मौकों पे उन्हें नीचा दिखा सकते हैं, कमजोर कर सकते हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी पे कोई डाउट नहीं है, हम बड़े बड़े सीरीज जीत ले रहे हैं और सूर्या यादव की सीरीज कप्तानी में भी हम सीरीज जीतने लग गए हैं। तो भारतीय क्रिकेट टीम में अब कैप्टन्स भी उभर करके आने लगे हैं, और भविष्य में आप किसको किसको कैप्टन के रूप में देखिए? एक तो मैं बताऊं ना कि आज के दिन में टीम इंडिया में छोटे जगहों से जगह क्यों मिल रहा है, इतनी स्कैनिंग है ना और इतना कंपटीशन है कि कोई आप ब्लैक शिप लेके आप ढो नहीं सकते हैं। आज मैं बताऊं आपको, सूर्य कुमार की कप्तानी में हम लोगों ने एशिया कप जीत लिया। पिछले 10-12 मैचों में 1-2 मैचों में उन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया। उनकी बल्लेबाजी का परफॉर्मेंस उनके स्तर से बहुत ही कमजोर है। आप मैं बताऊं, अगर मैच कल इंडिया हार गया होता तो उनकी कप्तानी सिर्फ नहीं जाती, टीम से भी शायद वो बाहर जाते, क्योंकि देखिए उनको रिप्लेस करने के लिए भी कॉन्फिडेंस है नहीं। देखिए आप समझिए चीजों को ना, देखिए आप, हम लोग जब टीम इंडिया विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद भी रविंद्र जडेजा भी इस टीम में नहीं है, ये 3 बड़े नाम, इवन आर अश्विन भी इस टीम में नहीं है, तो 4-5 जो बड़े नाम जो 10-15 सालों से इस टीम में खेल रहे थे, उनके बिना आपको कहीं महसूस नहीं हुआ कि इस टीम इंडिया को कोई परेशानी हो रही है। तो सूर्य कुमार यादव बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन उनको भी ये समझ में आता होगा या मान के चलना चाहिए कि उनकी जगह भी सुरक्षित नहीं है। और दूसरा मैं बताऊं, जो उनके साथ एक जो मुझे लगता है नेगेटिव चीज है, एज फैक्टर। देखिए वो बहुत ही फिट है लगातार, अच्छा उनको मैंने कभी कैच गिराते भी नहीं दिया, फील्डिंग का स्तर भी उनका बहुत अच्छा, बल्लेबाजी भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन चूंकि उनकी एंट्री टीम इंडिया में लेट हुई अनफॉर्चुनेटली, अब वो 35 के हैं, तो फिट है, इसलिए T20 में वो खेल रहे हैं। लेकिन उनके साथ मुझे नहीं लगता है कि साल 2 साल 3 साल से लंबा टीम इंडिया देख रही होगी। चूंकि आप देखिए कि हार्दिक पांड्या के साथ में फिटनेस का इशू है। जब क्रिटिकल टाइम, क्रंच टाइम आता है, कल के मैच में भी देखिए, अगर मान लीजिए कप्तान होते तो आपकी स्थिति क्या हो गई होती। तो कमों पे अच्छा, दूसरा है कि एक चैलेंजिंग टास्क ये भी है कि वनडे और टेस्ट में तो शुभमन गिल का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन T20 मुझसे अगर पूछिएगा तो अभी भी T20 में शुभमन गिल क्लास अपार्ट नजर मुझे नहीं आते हैं। कैसा नहीं है कि उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, वो हमारे ओपनिंग कर रहे हैं, लेकिन वो भी हमारे 10-12 में एक हैं। तो अभी तो मुझे लगता है कि कम से कम जब तक जीत रहे हैं, मुझे लगता है कि चलते रहेंगे। शुभमन गिल, आपको सूर्य कुमार यादव चलेंगे। आने वाले समय में हो सकता है कोई शुभमन गिल आए या कोई और कोई होनहार खिलाड़ी इस देश में निकले। और मुझे लगता है कि जब टीम अच्छी होती है तो कैप्टन का रोल जरूर है,
तो कप्तान की भी चांदी होती है, इसलिए अभी इंडियन टीम में जो भी कैप्टनशिप करेगा, जिस तरह की टीम है, उसका मुझे लगता है उसकी लॉटरी भी लग जाएगी, लगती रहेगी। तो ये खास बात के साथ आज हमने एक लंबी चर्चा की भारत और पाकिस्तान के मैच पे की है। आपके जहन में अगर कोई सवाल रह रहा हो कि भाई इस मुद्दे पर और बात होनी चाहिए, तो हम सर को इनवाइट करेंगे स्टूडियो में प्रभात खबर के, और आपसे गुजारिश करेंगे कि आपके सभी जो भी आपकी क्वेरीज हो, जो आपके मन के भीतर जो सवाल हो, जिज्ञासा हो, उत्सुकता हो, तो आप हमसे पूछते रहिएगा कमेंट बॉक्स में, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे यूट्यूब पे, चाहे फेसबुक पे। हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपके सवालों को भी पूरी जगह दें, आपके नाम के साथ भी आपके सवालों को जगह देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।